है तो सागर का एक बूंद का एक स्वाद देने के लिए ही है। संभव ही नहीं कि हम सब कुछ दिखा सके, लेकिन फिर भी एक बड़ा ईमानदारी से एक प्रयास किया गया है, हाँ, जिसमें कहीं भी अतिरंजित नहीं है। और बहुत ही एक जैसे जैन स्टोरी होता है कि सिंपल साधारण सी जो बातें होती हैं वही इस फिल्म के द्वारा हमने कही है, हाँ। और अगर आप पूरे कहानी के प्रवाह में आप बहेंगे, हाँ, तो कम से कम एक झलक तो आपको ज़रूर मिलेगा उस पार की, एक झलक जरूर मिलेगा। और इस फिल्म के गति में भी हमने ध्यान रखा हुआ कि आपको 1930s और 40s का जो एक ज़माना था जहाँ इतनी भागदौड़ नहीं थी, हाँ। और परमात्मा का खोज में भी सबसे बड़ा काम है श्रद्धा और सबूरी। इसमें भी एक सब्र है, एक श्रद्धा है, हाँ, और कहीं भागदौड़ नहीं है। और जो आदमी ढूंढ रहा है उसको ये भी पता नहीं कि मैं परमात्मा को ही ढूंढ रहा हूँ या किसी को ढूंढ रहा हूँ या खुद को ढूंढ रहा हूँ। ये कहीं भी एक शब्द नहीं कि मैं ढूंढ रहा हूँ, बस एक खोज है, एक प्योर खोज है। और वो इस खोज से ही जो भी चीज़ फलित होता है वो आपके सामने है। और जो खोज में मिलता है वो भी बताया नहीं जा सकता। हमने एक एक्स्ट्रा इसमें लाइट भी इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं भी अतिरंजित ना हो जाए। और एक पूना के मशहूर क्लासिकल गायक है पंडित आलपे जी, विनोद भूषण आलपे जी, उनसे मैंने कहा कि मुझे ओम शब्द को आपको रागों में बांध के दीजिए। तो पहले वो कह रहे कि नहीं, कुछ तो मैं ऐड करूं, ओमकारेश्वर कर दूं या हरिओम कर दूं। मैंने कहा नहीं, सिर्फ ओम शब्द शुद्धि रखना कि तभी बात बनेगी उसकी। और उन्होंने वो रागों में ओम को गाया है, उसको मैंने इस फिल्म में इस्तेमाल किया है वो कहने के लिए जो कहा नहीं जा सकता। तो जो लोग खोजी है, जो प्रेमी है, तलाश तो हर एक को है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई खास आदमी होता है जिसको खोज होता है। हर आदमी अंदर एक खोज लेके आता है, तो हर किसी के हृदय को जरूर छुएगा, चाहे थोड़ा छुए चाहे ज़्यादा छुए, ये बात अलग हो सकता है, लेकिन जरूर छुए। यही मेरा प्रयास है, एक ईमानदारी से प्रयास किया गया है, हाँ। बहुत सीधी सरल फिल्म है, कहीं भी कोई इसमें ऐसे ड्रामा नहीं, कहीं भी अतिरंजित नहीं है। और कहीं भी गुरु को यहाँ पे हमने ऐसा नहीं दिखाया है कि कहीं विशेष थे, वो हमारी तरह थे, हमारी तरह उनकी भी छोटी छोटी बातें थी, हाँ। लेकिन इसी छोटेपन से, इसी साधारणपन से कुछ अलग उन्होंने पाया, वही हमने प्रयास किया है। स्वामी जी, शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे जी, आप कब मिले, कैसे मिले प्रभु से आपकी क्या क्या बातें हुई, प्रभु की दिनचर्या कैसी क्या थी, और आप मतलब अब ये ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें किताबों में उपलब्ध है, हाँ। और दिनचर्या सबका एक ही जैसा होता है, हाँ। उठना, सोना, जागना, हाँ, नहाना धोना। स्वामी जी, मेरा आपसे अनुरोध है, कैमरा में देख के बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो दिनचर्या हर साधारण मनुष्य की तरह उनका भी वही दिनचर्या है, हाँ, कि उठना, जागना, सोना, हाँ। लेकिन बहुत फ़र्क है उसमें। उनके सोने में पूरी तरह सोना है, उनके जागने में पूरी तरह जागना है, हाँ। और सही माने में कहे तो उनके सोने में भी जागरण है, हाँ। और ये सारी अनुभूतियाँ ऐसी है कि इसको हज़ार हम सबसे अलंकृत करें तो भी बताया नहीं जा सकता। और ये स्वाद ऐसा है कि आदमी जब खुद खोजे और खुद पाए तभी गुड़ का स्वाद समझ सकता है। उसके पहले तो बस गूंगा गुड़ खा के मुस्करा सकता है, वही वाली बात है। अगर मैं कुछ भी कहूँ कि ओशो ऐसे थे, ओशो वैसे, तो सब झूठ होगा, वो सारे शब्दों की बात होगी, हाँ। कोई महत्व नहीं है। आप खुद पाए जो उन्होंने पाया था, जो उनका कोशिश था, हमें जगाने आए थे, हम खुद जागे तभी हम जान सकते हैं कि ओशो क्या है। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, कोई नहीं कह सकता। स्वामी जी, बाबा कई बार कहते हैं कि ध्यानी सो के भी नहीं सोता है, वो 24 घंटे सजग रहता है। जी हाँ। तो स्वामी जी, आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था उनसे, और वो क्या कर रहे थे और उन्हें क्या कहना हुआ था? नहीं, मैं असल में क्या है, मैं सौभाग्य से जन्मजात नास्तिक हूँ। सौभाग्य से बचपन से ही मुझे कुछ ऐसा था कि नहीं, मुझे सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ही थोड़ी सी प्रभावित करती थी। और सामान्य मुझे एक बात कहीं बनी नहीं थी। तो एक नास्तिक नुमा ही मेरी सोच थी शुरू से। और शायद जब पहली बार ओशो की वाणी मैंने सुना, हाँ, तब मुझे, अब ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ क्या उसमें चुंबकीय शक्ति थी, क्या था मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं उनके पास जाने के लिए मजबूर हो गया। और हज़ार प्रश्न थे, स्वाभाविक हर किसी के मन में प्रश्न होता है। और मेरी संन्यास घटित हुआ उनके हाथों ही। और मुझे याद है आज भी, जब मैं संन्यास लेने, अभी मेरे जनवरी 5 तारीख को ही मेरा संन्यास 35 साल मेरा हुआ संन्यास लिए हुए उनसे। तो जैसे मैं उनके सामने बैठा और उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में देखो, और मुझे इतना याद है कि जैसे मैंने उनके आंखों में देखा तो मेरे सारे प्रश्न तिरोहित हो गए। और संन्यास घटने के बाद में जब मैं बाहर आया तो मुझे यूं लगा कि एक वो सेकंड में, एक क्षण में मैं जो है रंग जो है राजा कैसे हो जाता है। मैं बाहर आया तो मैं राजा था, यूं लग रहा था सब कुछ मुझे मिल गया। मुझे जो भी मेरे अंदर कहीं कमी थी सब कुछ मुझे मिल गया, ऐसा अनुभूति थी। बस यही मैं कह सकता हूँ। और शायद यहाँ मैं शब्दों में अतिरंजित कुछ भी नहीं, ऐसा है मेरे हृदय से, ऐसा है, मुझे ऐसा लगा। स्वामी जी, बहुत मुश्किल कार्य मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि प्रभु की जीवनी को एक फिल्म में दर्शा देना, तो आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान रहा ये? सही माने में तो मैं नहीं कहूँगा मुश्किल है, क्योंकि मैं ओशो के किताबों को डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और संपादन करके ऐसी बहुत सारी किताबें मैंने जो उपलब्ध नहीं थी और उनको रिस्टोर करके छापा है। तो जितने भी काम ओशो का मैं करता रहा हूँ, तो एक बात मैंने ज़रूर देखा है कि काम शुरू हम करते हैं, हाँ, लेकिन ख़त्म वही करते हैं। बस हमें एक प्रयास करना है कि काम करना है, और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या होता हो, कहाँ ले जाते हैं, कैसे होता है। एग्जैक्टली इस फिल्म के साथ में भी यही हुआ है कि हमारे अंदर एक ही बस था कि कुछ बनाना है, कुछ उनकी अपनी जो निजी खोज थी उसका थोड़ा सा स्वाद जो है नौजवानों में पहुंचाऊं मैं, वही एक ऐसा भाव था। बाकी सब एक एक चीज़ें मिलते चले गए, सूत्र बनते गए। पहले मंत्रा मिले, मंत्रा के बाद कृष्णा मिले डायरेक्टर, और एक एक करके पात्र जुड़ते चले गए, माला बनता चला गया, मुनके आते गए, माला बनता चला गया। उसमें अंत उन्होंने ही किया, और जैसा हम सोचते थे कहानी का रूप वैसा नहीं हुआ, बल्कि जैसा वो चाहते थे वैसे ही हुआ, कि कहीं भी इतना भी इसमें चमत्कार नहीं है, कहीं भी अतिरंजित नहीं है, हाँ, और बिल्कुल ज़हन है, प्योर ज़हन है, एब्सोल्यूट। स्वामी जी, मैं तो इस कार्य को दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य मानता हूँ कि प्रभु की को 1% भी निभा पाना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और कैसे एक्टर जो जुड़े हैं, चलिए वो तो एक कहानी, वो तो कहीं ना कहीं कैसे ना दिखानी है, लेकिन शूटिंग के दौरान आप कैसे रहते थे? क्या पूरी शूटिंग देखते थे या आप गाइड करते थे लोगों को कैसे क्या करना है? नहीं, ऐसा था कि ओशो का जो सारा कार्य है ना, वो विश्वास पे होता है। ओशो ने हमें एक सबसे बड़ी कला दी है, हाँ, कि जब हम किसी को कोई कार्य के लिए देते हैं ना, फिर उस पर हम पूरा विश्वास करते हैं, बस। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने कृष्णा को काम दिया, हाँ, और कृष्णा भी ओशो के बारे में कुछ नहीं जानता था, उससे पहले कोई भी नहीं जानता था, कृष्णा बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन फिल्म से जुड़ा, और जुड़ने के बाद में, और मज़े की बात है, उसने इतनी ताजुब है, उसने इतना अच्छा ढंग से निभाया कैसे, क्योंकि साधारण फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है, असाधारण फिल्म बनाना बहुत आसान है। अब कहानी में कहाँ ड्रामा बढ़ दे, क्या कर दे, क्या नहीं कर दे, हाँ, लेकिन सबको कंटेन करके रखना, कि जो है लाइट को भी एक्स्ट्रा लाइट इस्तेमाल नहीं करना। और हमारे पास बहुत ही कम बजट में हम काम नहीं किया हमने, हाँ, क्योंकि ये फिल्म भाव से बना रहे थे हम, हमारा कोई इसमें व्यावसायिक वैसा अभिप्राय नहीं था, हाँ, और तो उस किस्म का इसमें कुछ था नहीं, सारे हृदय से सारा काम हुआ इसमें। तो मैंने कृष्णा पे विश्वास किया, और कृष्णा ने बाद में मुझसे कहा भी, स्वामी जी विश्वास बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, इसी बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। स्वामी जी, कई बड़ी फिल्में बाबा की वाणी पे आ चुकी है, जैसे पीके को उठा लें, जी हाँ, तो पूरा विजन बाबा का ये वो, और जैसे ओ माय गॉड को ले लें, पूरा विजन बाबा का ये वो। जी। तो स्वामी जी, जो हम मैसेज देते हैं संसार को, या फिर हम जो लोग जो भी ये दर्शाते हैं अपने किरदारों के द्वारा, स्वामी जी उस पथ पर संसार कब तक आ पाएगा? यार, जब राम के युग में भी ऐसा नहीं था, जब वहाँ भी राक्षस बसते थे, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। जीवन जो है ऐसे ही चलेगा, हाँ, इसमें राम भी होंगे, रावण भी होंगे, हाँ, और यही दो शक्तियाँ मिलकर जो संसार को चलाती है किसी न किसी रूप में। तो अब ऐसा तो कभी मत सोचना कि पृथ्वी से राम ही राम हो जाएंगे, तो शायद मज़ा भी नहीं आएगा। थोड़े रावण भी होने चाहिए, थोड़े राम भी होना चाहिए,
किसी न किसी रूप में रावण ही जो है ना राम को खिलाता है, हाँ? रावण को और खिलने का मौका दे, दोनों एक दूसरे को पूरक है, हाँ? तो कहीं अगर गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा वो कीचड़ में ही कमल खिलना है, तो दोनों एक दूसरे को पूरक है। आप ये ऐसा नहीं सोचे कि फिर अगर कीचड़ ही नहीं रहेगा तो कमल भी खिलेगा नहीं शायद। तो इसलिए आप किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कोई परमात्मा से अलग है, कोई गलत भी है, कोई कातिल भी है या कोई भी है तो परमात्मा, वही ओमकारेश्वर, वही ओम है, अलग कैसे हो सकता है? स्वामी जी, मेरे इतने सारे प्रश्न हैं, मैं जानता हूँ इस पे वो कैमरे पे हो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वामी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ा रहूँगा जरूर। और स्वामी जी स्वागत है, बात स्वागत है। ये आरंभ है, अंत पता नहीं कहाँ होगा और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल। स्वामी जी इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहिए ये प्रोजेक्ट अपने लिए आसान तो नहीं रहा होगा, बेहद मुश्किल रहा होगा? नहीं, मुश्किल तो खैर बिल्कुल भी नहीं था तो एक्चुअली आसान है, बिकॉज इनिशियली ऐसा लग रहा था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। तो फिर स्वामी जी थे, स्वामी जगदीश भारती, तो उनकी वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, बिकॉज उनको हर चीज़ पे, हर स्टेप पे वो हमेशा साथ में रहते थे और कहानी लिखी भी उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छे से जानते थे। तो डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी हम लोग MP में जाके आउटडोर में शूट करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट वो ठीक है, उतना तो होता ही है, वही मज़ा है। तो इट वॉज फन। और कुछ बताएं इस कहानी के दौरान क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए, आपने क्या-क्या अनुभूतियाँ पाई और किस प्रकार आप आगे बढ़े? तो सबसे कमाल की चीज़ तो ये थी कि जैसे हम लोगों ने सारा सामान लाइट का और जनरेटर वगैरह सब हम बॉम्बे से लेके जा रहे थे। तो पहला दिन था, पहले ही दिन हम लोगों का जो जनरेटर था वो भोपाल में पलटी हो गया। तब हमारे पास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो क्या शूट करेंगे। हमारे पास कैमरा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो कुछ मोन्टाज शूट करते हैं, जो कि अभी फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस और सबसे ज़्यादा लोग उसी को पसंद करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि कुछ चीज़ें थी ऐसा लग रहा था कि सब खराब हो गया और उसके बाद जब एक्चुअली देखने जाएँ तो वो एक्चुअली सही हो गया। तो कुछ चीज़ें जो अदरवाइज़ हम लोग शायद नहीं करते, वो परेशानी की वजह से हम लोग को करनी पड़ी, जो कि फिल्म के सबसे खूबसूरत सीन्स हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी आप अनुभूति, अंदरूनी अनुभूति है, क्योंकि जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उस कंटेंट में उतरना भी पड़ता है, कैसी अनुभूति हुई? अनुभूति सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि स्वामी जी के साथ में रह के उनसे इतनी चीज़ें मिली थी, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को नोटिस करना, एक छोटा सा जो जेस्चर पोस्चर किसी चीज़ का है वो क्या है, अवेयरनेस क्या चीज़ है, और इतना कुछ सीखने को मिला इससे, इस स्क्रिप्ट के प्रोसेस में। पहले खाली टेक्निक्स आती थी मुझे, अब इसके बाद में स्पिरिचुअलिटी का जो पोर्शन है, किस तरीके से छोटी छोटी इमोशनल चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं लाइफ में, एक एक्सप्रेशन जो हमको नहीं समझ में आ रहा वो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, और एक पॉइंट के बाद में क्यों समझ में आ जाता है, तो वो सब चीज़ें समझ में आई। और हमेशा चीज़ें सिर्फ बाहरी नहीं होती हैं, अंदरूनी भी होती हैं, कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और किया है तो क्यों किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, उसका सही टाइम आता है। तो जब वो सही टाइम आता है तो वो कैसे आता है, प्रॉब्लम्स के साथ में आता है या ईजिली आ जाता है, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। जैसे स्वामी जी कई बार बोलते हैं कि एनलाइटमेंट जब होता है तो कितनी बार तो जिसको होता है उसको खुद रियलाइज़ नहीं होता, वो इतनी ईजी वे में होता है। लेकिन जब हम लोग फिल्मों में दिखाते हैं तो इतना ड्रामेटिक हो जाती हैं चीज़ें कि वो रियलिटी से बहुत दूर चली जाती है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि रियलिटी के पार ना जाए हम लोग, रियलिटी तक हम समेटा हुआ हम लोगों ने अपने आप को। तो उसकी वजह से काफ़ी रियलिस्टिक हम लोगों ने अप्रोच रखी है फिल्म की। व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत है, मैं बहुत मैच्योर इंसान हो गया हूँ, बहुत चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई हैं। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल गया है, नेचर के और ज़्यादा करीब आ गया हूँ मैं, जितना पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ अभी। तो बहुत चीज़ें एज ए ह्यूमन में बिल्कुल चेंज हो गया हूँ अभी, जो फिल्म स्टार्ट होने के टाइम पे था और फिल्म ख़त्म होते होते बहुत चेंजेस आए। आपने बाबा के कुछ ऑडियोज़ भी सुने होंगे? हाँ, मैंने काफ़ी कुछ सुना। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बहुत कमाल का था। मतलब वो एक सिंपल सी चीज़ जो हमारे आसपास है, उस चीज़ को उन्होंने ऐसे बोला है कि मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये हमारे आसपास ही तो है, और फिर हमें क्यों नहीं दिखी, और जब ये बोल रहे हैं तो क्यों दिख रही है। जैसे कि फिल्म में एक बहुत खूबसूरत सीन है छोटा सा, जिसमें कोई बच्चा होता है, बाबा जी से पूछता है कि आप ये दाढ़ी और मतलब बाल क्यों बढ़ाते हैं दाढ़ी के, बोले हम क्या बढ़ाते हैं, तो खुद बढ़ जाते हैं, तुम कटवाते हो। तो ये चीज़ हम लोग बोलने में, इस चीज़ में इतने घुस गए हैं कि बाल बढ़ा रहे हो, दाढ़ी बढ़ा रहे हो, लेकिन कहाँ बढ़ा रहे हो, तो खुद बढ़ रही है, उल्टा तो हम लोग कर रहे हैं ना उसको कटवा के। तो इतनी सिंपल चीज़ों को हम लोग कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लाइफ में, और रियलिटी से बिल्कुल दूर चले गए हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने इसमें रखने की कोशिश की है कि मतलब जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी की वैसी दिखे। जानना चाहूँगा कि आपका जो विजन था पूरी फिल्म में, वो क्या कहता था, मतलब आप दिमाग की सुन रहे थे, दिल की सुन रहे थे, क्या मतलब कैसे आगे बढ़ रहे थे? नहीं, दिमाग तो एक्चुअली 1-2 दिन रहा, उसके बाद में नहीं रहा। उसके बाद में तो खाली जो सोल वाला पार्ट था, बिकॉज जिन लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया वो रियल लोकेशंस थी मोस्टली।
जहाँ उनकी समाधि भी है, और जिस जगह पे वो रहे हैं, जहाँ वो बच्चे थे, जिस स्कूल में पढ़े हैं, तो वो सब जगह हम लोगों ने देखी, तो वहाँ की एक अलग एनर्जी थी। तो एनर्जी को हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज़ किया। तो एक टाइम के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फिल्म बना रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, या हम लोग बस कुछ एक एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और वो एक्सपीरियंस एक्चुअली थ्रू आउट हो रहा था। इतने सारे प्रश्न हैं लेकिन हमारी कुछ टाइम लिमिट्स होती है। मैं आप थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शब्द भी बहुत छोटा है, हाँ। तो मतलब आपने हम पर कृपा करी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये। बेस्ट ऑफ लक भी बोले वो भी छोटा है, थैंक यू बोले वो भी छोटा है, अब क्या बोले क्या ना बोले, आई जस्ट लाइक के स्पीचलेस। बस वो बेस्ट फीलिंग है, जब कुछ नहीं होता बोलने के लिए, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू। बहुत अच्छा, नाइस फिल्म। क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, कैसी लगी? It was good. Yeah. Message I can't say about it, but it was good. Good try. Hi, the film is nice, and it's like very different and traditional kind of stuff, but it's very spiritual. And हम लोग जो आजकल की ज़िंदगी में खो गए हैं, उससे बाहर निकाल के आपको खुद से मिलाएगी. सो प्लीज़ वॉच दिस फिल्म. एंड मंत्रमुग्ध ऑफ कोर्स जैसे उसका नाम है उसी हिसाब से उसने काम किया है, अपने नाम को उसने साकार किया है इस फिल्म के अंदर. सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जस्ट वॉच इट फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. यू विल लाइक इट. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी फिल्म है, एकदम आपको स्पीचलेस कर देती है. एंड यू फील रियली गुड गोइंग इनसाइड योर माइंड, योर सोल. मंत्रा हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. 3 अलग अलग किरदार किए उन्होंने और एकदम अलग है. बहुत ही टोन उनकी उसमें अलग है, आंखों की चमक अलग है, और जो चाहिए था वो है. एंड आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जोड़ के रखा. और बड़े टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जहाँ पे आप लैंडस्केप देख रहे हो, आप एकदम खो गए थे. मतलब मैं एकदम, आपने माइक सामने रखा, बट आई एम इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर फिल्म. ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और यही आशा करते हैं, और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए. थैंक यू सो मच. It's like going into trance, क्योंकि फिल्मों में इतनी आवाज़ होती है कि कभी कभी आपके विचार उसमें खो जाते हैं. यू डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग एनी मोर. इट्स एग्जैक्टली लाइक द सीन इन द मूवी जहाँ पे वो बच्चा फिल्म देख रहा है और देख रहा है सब लोग उसमें खो गए हैं. बट दिस मूवी मेक्स यू फील लाइक यू आर गेटिंग इन टच विथ योर सेल्फ. द साइलेंस in a way compels you to get in touch with who you are. और मुझे लगता है in that sense it's a meditative film. उसका पेस, उसकी शांति, उसके बीच की जो पॉजेज़ हैं वो बहुत सोचने पे मजबूर कर देती है. एंड आई लव द परफॉर्मेंसेस. द किड वॉज बियॉन्ड अमेजिंग. द यंग रजनीश वॉज ऑसम. व्हाट आईज, ही लुक्ड कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग. एंड मंत्रा तो मुक्त करती ही हैं. तो तीनों रोल्स में बहुत ही अमेजिंग, एक्सीलेंट. बहुत अच्छी फिल्म है. मतलब ये मैं कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं ये कहना ही पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी पसंद आएगी फिल्म. बिकॉज इट्स अ सिंपल फिल्म. आई थॉट कि इट विल बी स्लाइटली डॉक्यूमेंट्री टाइप. येस इट इज़ स्लो बट इट स्टिल होल्ड्स यू. और स्पिरिचुअलिटी में मेरा ऑलरेडी हम दोनों का एक दिलचस्पी है, लेकिन इट इज़ अ वेरी सिंपली टोल्ड स्टोरी. एंड बहुत अरसे बाद एक सिंपल स्टोरी जिसमें कोई गिमिक्स नहीं है, कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, लेकिन सबकी जो आई थिंक द एक्टिंग परफॉर्मेंस वेरी सिंपली डन बट रियली ग्रिपिंग. मतलब शुरू से आखिर तक जी नहीं करा. एक बंदे ने ऑफ़र किया था, मैडम अगर आप बोर होंगे तो आप उठ के चले जाना. मैंने कहा पास मत आना. इतनी अच्छी लगी है मुझे. आई एम श्योर यू एग्री. फैंटास्टिक. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये फिल्म. एक्चुअली से एक फिल्म में थी, एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है. आई एम ट्रेजरिंग दैट. आई रियली लव्ड इट. एंड इफ़ यू वॉच इट आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे कहीं भी.
मतलब एक गांव की कहानी, एक छोटा सा लड़का है, द चाइल्ड एक्टर हैज डन सो वेल, ऑल द एक्टर्स, मंत्रा। दिस बॉय ओह हियर्स द बॉय, माय गॉड, हम तो आपके फैन हो गए बेटा। आपका नाम क्या है? Prince. प्रिंस, वाओ। वेल प्रिंस इनका नाम यहाँ पर है और फिल्म में इनका नाम राजा था। आई होप आप बड़े बनकर राजा ही बने। वेरी वेल डन बेटा, सुपर फिल्म, लव्ड इट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, वेरी वेल डन। रिलीज हुई है और ही इज डूइंग एज अ लीड एक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी हमारे को फिल्म। मेरे बेटे ने जो अभी पहली फिल्म ये रिलीज हो रही है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है, सभी लोगों को अच्छी लगी। हमारे बेटे के साथ हमारा बहुत आशीर्वाद है, मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, हमारी ये आशीर्वाद है हमारा बेटे को। बस ये जो मतलब बोल दिया, बहुत अच्छी लगी हमारे बेटे की पहली पिक्चर और यही हमारी कामना है कि बेटा बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। रेबेलियस फ्लावर्स मेरे ख्याल से ये बहुत ही आम जिंदगी से एक हटके फिल्म है। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, सब फिल्मों में भागदौड़ है, शोर है। मुझे लगता है कि किसी को साइलेंस सुनना हो तो ये फिल्म देखनी चाहिए। अगर किसी को ज़िंदगी के जीने के तरीके या कुछ प्रॉब्लम्स हों, लोग बाबाओं के पास जाते हैं, लोग उसके पास जाते हैं, सब अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कैसे जिएं, मुझे लगता है ये फिल्म इससे बढ़िया फिल्म कुछ हो नहीं सकती। अच्छी बात ये है कि रजनीश के जो विचार हैं या उसकी जो उपदेश हैं उनका उपयोग ज़्यादा नहीं है। ये रजनीश के जो बचपन की कहानी है, जवानी तक, जब रजनीश बने उससे पहले तक की, और मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बिलीव नहीं था कि ये फिल्म इतनी अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे हॉल में सांस रोक के देखी है फिल्म, कहीं भी बोझिल नहीं हुई, कहीं भी इधर उधर सोचने, कोई बात करता था इधर साइड में तो मैं बोला कि यार प्लीज़ चुप रहो, सुनने दो, क्योंकि साइलेंस इतना स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता है कृष्ण हुड्डा को और पूरी टीम को, जगदीश भारती जी को जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने ऐसा फिल्म बनाने का सोचा, और जगदीश जी को, और कृष्ण हुड्डा जिसने इतना रिस्क लिया कि पहली फिल्म ऐसी बनाऊंगा, मुझे लगता है उनके भरोसे को मैं सैल्यूट करता हूं और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी शुरुआत कुछ हो नहीं सकती, सच्ची शुरुआत। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे शुरुआत में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने केवल स्टेज किया था, तो ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं फिल्म कर रहा था। तो शुरुआत में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वंस यू गो टू द लोकेशंस, वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच के स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी थी कि वो फिर ईज़िली फ्लो में होता चला गया। और एक बार कैरेक्टर की स्किन में मैं चला गया तो उसके बाद फिर इजी हो गया था मेरे लिए करना। और डायरेक्टर रहते हैं तो उस वजह से मैं फिर इजी हो गया था मेरे लिए आगे करना। होमवर्क नहीं किया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और नेचुरली जो जैसे आता गया मैं फ्लो में करता चला गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे लिए, अगर मैं कोई और मूवी करता, साधारण मूवी, लव स्टोरी या कुछ भी करता, तो शायद इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ओशो के ऊपर मूवी थी, ये सबसे अच्छी बात थी। और मैं ओशो के नाम से एसोसिएट हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। और ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स करना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। तो बहुत ही मैं ओवरवेल्म्ड हूँ और बहुत खुश हूँ ये रोल करके। हाँ, मेरे लिए ओशो स्पिरिचुअलिटी मतलब ओशो थे, तो मुझे अगर कोई भी स्क्रिप्चर से ज़्यादा मैं ओशो को पढ़ता था।
अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ कभी पढ़ने का मन हुआ तो मैं ओशो को ही पढ़ता था, और मेरे ख्याल से हर कोई पढ़ता है उनको, सभी को वो लगते हैं। और ख़ास तौर से इस इंडस्ट्री के लोग जो कि शोबिज़ में हैं या रिबेल हैं, जो कुछ हटके करते हैं, उनके लिए तो ओशो बहुत अच्छे राइटर हैं, सब उसी को पढ़ते हैं। हम लोग, मेरे ख्याल से वो मेमोरी मैं कभी नहीं भूलूँगा, ओशो के घर गए थे, जो गडरवाड़ा में उनका घर था, उस घर में गए थे और उनके गांव में गए थे, वो सारी जगहों पे, वो ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग नॉर्मली वेकेशंस पे नहीं जा सकते हैं, तो वो अनछुए से गांव जो कहते हैं वो मुझे बहुत पसंद आया। और थ्रू आउट जब तक मेरी शूट चला इतना अच्छा मुझे लगा, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूँगा। जो लोकेशंस थी मेरी वो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू ब्रदर। मैं थिएटर से हूँ और बीच में मैंने गैप लिया था, और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैं भी मेडिटेशन वगैरह करती हूँ हमेशा, तो कुछ सोशल वर्क मैं पहले से करती थी, फिर मैंने सोचा मुझे क्या करना है। एक्चुअली आई हैव नॉट शेयर दिस मच विथ एनीबडी, बट आई लॉस्ट माई हस्बैंड 5 years बैक, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं ऐसा कुछ अपना करूं कि जिसमें मुझे खुद को रुचि हो। एंड देन इन द मेडिटेशन फॉर 4 to 5 months आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। तो उसमें मुझे ऐसे फ्लैश, ऐसे यू गेट द, जो मेरे थिएटर के मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुकी हूँ नेशनल ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में वगैरह, तो वो फ्लैशेस ऐसे आए, तो आई थॉट येस आई एम गोइंग टू डू एक्टिंग। फिर नेट पे पता चला कि ऐसे ऐसे दे आर सर्चिंग फॉर दिस थिंग, एंड माई डॉटर जस्ट सेंड अ सेल्फी टू स्वामी जी, एंड बाद में उन्होंने बताया कि वो सेल्फी देखने के बाद ही सेड फर्स्ट आई विल मीट दिस लेडी एंड देन वी विल सी द रेस्ट। तो मुझे कॉल आया, मैंने ऑडिशन दिया, एंड वन फाइन डे दे टोल्ड मी दैट यू आर डूइंग दिस। मगर उसके पहले आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर विथ यू और नॉट, बिकॉज उसके 1-1.5 महीना पहले मेरे फ्रेंड्स कोई मुझे ओशो का मैसेज भेजे, कोई मुझे ओशो की सीडी भेजे, कोई किसी ने फिर एक मुझे बुक दिया। सो आई वॉज थिंकिंग सिंस आई एम स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, तो आई थॉट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग टू मी, एंड देन उसके बाद मुझे ये रोल का कंफर्मेशन आया। सो some things are always decided, we only have to wait and watch. Pardon? बहुत अच्छी बनी, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी, मैं ओशो के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, इतना पता था जो सबको पता है। यू सी, जब ये रोल मुझे मेरे पास आया तो मैं जानने की मैंने कोशिश की कि ये नानी क्या है, क्या इनका क्या महत्व है इनके जीवन में। तो उसमें से बहुत, जैसे स्वामी जी ने भी मुझे भेजा उनकी स्क्रिप्ट, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, कुछ कोट्स जो उन्होंने अपने नानी के बारे में किए थे, जैसे ही यूज्ड टू कॉल हर एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड लव, शी वाज एज फेयर एज मिल्क, हर बिंदी यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ राइजिंग सन वगैरह, ये जो वॉट एवर द, इससे हमने वो किरदार बनाने की कोशिश की, बिकॉज द फोटोज़ वेर नॉट अवेलेबल उनके एकदम यंग एज के। तो ये जो उन्होंने, ओशो जी ने जो उनके अपनी नानी के बारे में जो भी बोला है, वो पढ़ के देन वी केम टू द कैरेक्टर। और जब ये कैरेक्टर करने लगे तो बस बहुत मज़ा आया, बहुत ऐसे, यानी एक मन में ऐसे क्या कहते हैं, प्यार बहुत जगा सबके प्रति, यू नो, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम जब वहाँ कर रहे थे शूट, 47, 48, 50 डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर व्हेन वी वर डूइंग शूट एट गडारवाड़ा इन समर्स। मगर आप अब यहाँ देखेंगे तो आपको तो नहीं पता चलेगा, बट बहुत मुश्किलों में सब शूट किया गया। पैर जलते थे, नंगे पैर वहाँ चलना होता था, खड़े रहना होता था, बहुत मज़ा आया। जैसे कि वो एक मेरा हमारा शॉट है, मैं खाना बनाती हूँ चूल्हे पे, तो वो बनाया तो हमने, उसके बाद वो आग लग गई थी वहाँ पे, सो ऐसे बहुत, मगर सब बहुत आसानी से हो गया,
बहुत अच्छी तरह से हो गया, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई। कठिनाई आई भी तो भी वो आगे चलती गई और एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। बच्चों को, लोगों को आगे, यानी लोगों को 50 साल पहले हम कैसे थे, हमारा क्या कल्चर है, हम किस पे बिलीव करते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। टू नो आवर रूट्स इज़ वेरी नेसेसरी, यू नो, अनलेस एंड अनटिल द रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे पेड़ नहीं अच्छा बढ़ेगा, यू नो। सो दैट इज दिस टेक्स यू टू द रूट्स, दैट्स व्हाट आई फील। माय प्लेजर। इट वॉज अ शेयरिंग जो हमने ओशो के पास पाया, थोड़ा बहुत भी दूसरे लोगों को अगर हम शेयर कर सके तो इट इज़ आवर प्लेजर। क्या क्या अनुभूति हुई जो बाबा से मिली, प्रभु से मिली, क्या क्या अनुभूति हुई? अनुभूतियाँ तो बहुत हुई और कुछ भी नहीं हुई। कोई अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? नहीं, जब उनको पहली बार करीब से देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई है ही नहीं, इतनी खूबसूरती से, इतनी इट वाज सच ब्यूटी, डिवाइन ब्यूटी बोलो, कुछ भी बोलो, ही जस्ट फ्लोटेड इनटू द रूम और इतना ऑरा था, आई मीन सो मच ब्यूटी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिसके बारे में हमने सिर्फ यू नो पढ़ा है, सुना है, दैट यू नो व्हेन अ पर्सन इज एनलाइटेंड एवरीथिंग फ्लावर्स, वो सब इफ़ यू सी इट एक्चुअली देन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि ये सब कहानियाँ नहीं है जो हमने पढ़ी है, नो, इट्स रियलिटी। कोई उनकी एक बात जो आपको बहुत याद आती है? क्या? कोई उनकी एक बात जो आपको बहुत याद आती है? उनके मुख से कोई कहीं भी ऐसे शब्द? बहुत सारी बातें हैं। पहली बार उन्होंने आपको देखा क्या बोला? पर्सनली मैं नहीं जानती थी, मैं तो संन्यास ही लिया, इसलिए पहली बातें तो सब ओशो ने जो की थी वो बुद्ध के बारे में की थी कि उस वक्त बुद्ध ने क्या कहा क्या नहीं। ही वाज टॉकिंग ऑन बुद्धा एट दैट टाइम। जब मैंने उनके करीब आई तब आई वाज डूइंग अ मेडिटेशन कैंप और सब उनसे सुना। एज एन ह्यूमन बीइंग आप कितनी बदली बाबा से जुड़ने के बाद? पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि जो कुछ हमने पढ़ा है ऐसी कोई व्यक्ति मिले, ऐसे गुरु मिले। जब मिले तब पहचान नहीं पाए और पहचानते पहचानते महीनों लग गए और फिर अंदर से जब लगा तब संन्यास ले लिया। आज आपने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया आपने, कैसा लगा आपको? क्या शुरू में लग रहा था कि जो विजन है वो बन पाएगा, जो आप सोचा है वो बन पाएगा? आई ट्रस्ट इन ओशो एंड आई ट्रस्ट इन स्वामी जगदीश भारती। वो हमारी दोस्ती भी है और उन्होंने जब कहा कि ये बनाना है तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा बनाएगा कौन, क्योंकि ही इज़ सो अप्रोप्रिएट अ पर्सन हु विल बी एबल टू डू इट, गेट इट डन in a proper way with that much depth and with that much subtlety, that much beauty, saying things without saying, to say something about that which is unspeakable, उसको बताना शायद मूवीज़ में कभी किसने किया भी ना हो। कविताएं हमने पढ़ी हैं, you know, beautiful writings of enlightened people, but to see it visually, I think that the justice is done. The movie वही कहती है जो बिना कहे बता देती है जो कहना चाहती है। The mystery of life, the beauty of life. Yeah. मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया क्योंकि बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने ओशो की रियल जहाँ पे वो पढ़ते थे, मैंने वहाँ पे एक्चुअली मैं वहाँ पे वो स्कूल में वो क्लास में जाके बैठा, सो इट वाज अ रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और फिल्म ऐसे बहुत अच्छी थी। ऑडियो सुने आपने, वीडियो देखे? हाँ, मैंने जब भी आई हर्ड अबाउट ओशो देन आई स्टार्टेड सर्फिंग अबाउट हिम ऑन नेट,
सो फिर देन आई गॉट टू नो हु ही वॉज एंड देन वी वेंट फॉर द शूटिंग। कोई एक मैसेज जो ओशो का आपने पढ़ा हो जो आपके दिमाग में स्टक हो गया हो, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, उस लाइन को पढ़ के अच्छा लगा हो? मुझे ये अच्छा लगा कि वो बहुत वो डरते नहीं थे किसी से, मतलब हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और बुराई से डरते नहीं थे, तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती थी। आपको पता है ओशो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जब आपको ये फिल्म मिली तो क्या क्या बताया गया आपको और कैसे आपने प्रिपेयर किया अपना रोल? अपार्ट फ्रॉम के आप वहाँ घर में भी रहे, लोगों से बात की, और क्या क्या पूरे दिन क्या क्या करते थे आप? हम सुबह उठते फिर शूट पे जाते थे, फिर मतलब डायरेक्टर जी मुझे सीन समझाते थे, फिर जगदीश जी मुझे कभी कभी स्टोरी भी सुना देते थे ओशो के बारे में। सो उनको तभी मुझे बहुत मज़ा आता था, जब ये स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है। आपने जो ये फिल्म करी तभी आपने ओशो के बारे में सुना, उससे पहले आपने सुना था कभी? उसके पहले मैंने बहुत कम बार सुना था, एक दो बार। अभी आपने ये फिल्म कर ली, इसके बाद आप ओशो को पढ़ेंगे? हाँ, मैं उनकी किताबें पढ़ना चालू करूँगा। ऑडियो सुनेंगे क्या कहते थे? और पूरी फिल्म के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि ओशो आपके आस-पास नज़दीक है? ऐसा लगा आपको, ऐसी अनुभूति हुई आपको? हाँ, जब भी उनके जो दोस्त थे उनके घर पे जब भी हम गए, तभी वहाँ पे कुछ माहौल ही अलग था कि सब मतलब उनको कोई जानता है, उनके बचपन को कोई देखा है, तो वहाँ पे एकदम अलग ही फीलिंग आ रही थी। उनकी फैमिली से मिले आप? उनके दोस्त की फैमिली से मिले। वो क्या बता रहे थे, क्या बोला उन्होंने? उनके बारे में बताया कि वो बचपन में उनके ग्रुप में कैसे थे। उन्होंने बताया कि उनके ग्रुप में जब भी होते वो सबसे छोटे सदस्य थे और वो उनके लिए रोज़ आई थिंक चने लेके जाते थे जो उनको बहुत पसंद था। ओशो के लिए कोई चने लेके जाते थे? शायद से कुछ उनको अच्छी लगती थी वो चीज़, वो लेके जाते थे। तो अभी आप बहुत खुश हुई फिल्म करने के बाद? हाँ, बहुत खुश हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक प्लीज़, और हम चाहेंगे आप ऐसी अच्छी फिल्में करते रहें। थैंक यू। करियर बहुत अच्छा हो, वो अभी से होने वाला है। थैंक यू सो मच।